चलिए अब आप लोग का आज से शुरू होगा बायो, उसमें क्या कहते हैं क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में, या कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल में आपका शुरू हो जाएगा कौन सा पार्ट? एंजाइम। ठीक है, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड हो गया। अब जो नेक्स्ट रहेगा आपका क्या रहेगा? एंजाइम। चलिए देखिए, जनरली एंजाइम किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के। देखा था लगभग सभी एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के। बेटा इधर देखो, लिखो ना, लगभग सभी एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के। ठीक है, लेकिन एक एंजाइम अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। उसका क्या नाम है? राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो किस चीज का बना है? न्यूक्लिक एसिड, या कह सकते हैं आरएनए का। किसका बना है? आरएनए का। जितने भी एंजाइम है वो सब क्या है? प्रोटीन है। एक्सेप्शन कौन सा है? राइबोजाइम। ठीक है, समझ में आ रहा ना? जितने एंजाइम है वो प्रोटीन बने हैं, एक्सेप्शन कौन सा है? राइबोजाइम। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्पीड रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड है उसको क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है, एंजाइम जो होते हैं उस पर दो साइट होता है। क्या होता है? दो साइट होता है। एक साइट को कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। ठीक है, ये एंजाइम है। और एक साइट को कहते हैं क्या? एलोस्टेरिक साइट। तो किसी भी एंजाइम को देखते हैं तो दो साइट पाए जाते हैं। इधर देखिए, एक होता है एक्टिव साइट, दूसरा होता है एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट वह साइट होता है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट साइट। ठीक है, और एलोस्टेरिक साइट वह साइट होता है जहां पे देखा गया है कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट के अलावा जो दूसरे पदार्थ है, जनरली इनहिबिटर बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है? इनहिबिटर। ठीक है ना, इतना मालूम हो गया। तो सबस्ट्रेट कहां बाइंड करता है? किस साइट पे? एक्टिव साइट पे। सबस्ट्रेट कहां बाइंड करेगा? एक्टिव साइट पे। चलिए अगला चीज देख लीजिए, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा होता है? थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके है ये। फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और पहला डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा है? फर्स्ट डिस्कवर्ड जाइमेज। और पहला एंजाइम जो क्रिस्टलाइज किया गया, क्रिस्टलाइन फॉर्म में निकाला गया। ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा हटकर है एनसीईआरटी से। यूरिएज। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन हो गया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बेटा हाथ लगाओ, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सबसे तेज काम करता है। जाइमेज एंजाइम वो एंजाइम है जो सबसे पहले खोजा गया। बेटा लिखो ना, इधर देखो, इधर सबसे पहला जो एंजाइम है खोजा गया कौन सा है? जाइमेज। ठीक है, जाइमेज एंजाइम कहां से खोजा गया? ये जाइमेज एंजाइम कहां से खोजा गया? ये फंजाई, फंजाई से। फंजाई में कौन सा? ईस्ट से। तो कभी कभी पूछ देता जाइमेज एंजाइम कहां से खोजा गया? ईस्ट से। और कौन सा एंजाइम है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल के रूप में निकाला गया, आइसोलेटेड किया गया? कौन सा है? यूरिएज। तो लिखिए
लिखिए इसमें, इंजाइम मोस्टली प्रोटेनेशियस इन नेचर, enzyme mostly proteinaceous in nature, proteinaceous in nature, proteinaceous in nature, except ribozyme, except ribozyme, हाँ क्या चीज, हाँ तो न्यूक्लियस मतलब क्या हुआ, वही तो हुआ न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम, ठीक है। अगला आइए, अगला पॉइंट, एंजाइम एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, एंजाइम एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट है, बायो मतलब लिविंग, लिविंग के अंदर काम करता है कैटलिस्ट के रूप में, एंजाइम एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट अंडरलाइन कर दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, एंजाइम जनरली स्पीड अप enzyme generally speed up enzymatic reaction, enzymatic reaction। अगला पॉइंट लिखिए, enzyme have two side, enzyme have two side, enzyme have two side, number one active site, number one active site, number two allosteric site, number one active site, number two allosteric site। एक्टिव साइट, नंबर टू एलोस्टेरिक साइट, फिगर बना लीजिए, एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट। अगला पॉइंट लिखिए, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, हो गया, फिगर हो गया बेटा, पीछे जल्दी करो, जल्दी करो। एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट, अगला पॉइंट लिखिए, सबस्ट्रेट मोस्टली बाइंड्स ऑन एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट मोस्टली बाइंड्स ऑन एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट मोस्टली बाइंड्स ऑन एक्टिव साइट, मोस्टली बाइंड्स ऑन एक्टिव साइट। अगला पॉइंट लिखिए, 2-3 पॉइंट एनसीईआरटी से अब हटकर है। फास्टेस्ट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
fastest enzyme is carbonic anhydrase. अगला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट एंजाइम which is discovered, first enzyme which is discovered is gymase. First enzyme which is discovered is gymase. First enzyme which is discovered is gymase from yeast. कहां से डिस्कवर्ड किया गया? ईस्ट से. फ्रॉम ईस्ट हो गया. अगला पॉइंट लिखिए, the first enzyme which is isolated, the first enzyme which is isolated in crystalline form, the first enzyme which is isolated in crystalline form, the first enzyme which is isolated in crystalline form first enzyme which is isolated in crystalline form is urease. ये लिखा है urease. हो गया? हो गया सबका? चलिए अगला आ जाइए, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. बना लीजिए. Without enzyme, reaction progression.
पोटेंशियल एनर्जी चलिए बना लीजिए। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? अरे अरे अरे, अंडू करने पे आ जाएगा ना। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बेटा, क्या दिक्कत है? बन गया? आज वो कहाँ आ गए आपके साथ वाले जो कल थे? क्या नाम है उनका? और आपका? अमर प्रियांशु। बेटा लिखा है 100 किलो कैलोरी, 150 किलो कैलोरी पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन प्रोग्रेशन, ट्रांजिशन स्टेट, अनस्टेबल, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है। आज सुमन कहाँ आ गई? जल्दी बनाओ बेटा, कितना देर बनाओगे? हो गया? पीछे हो गया? चलिए इधर देखिए, अब इधर देखिए। इसमें ये बता रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में कि जब कोई रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन, इधर देखिए, जब कोई रिएक्शन बिना किसके हो? एंजाइम के हो। कोई रिएक्शन बिना एंजाइम के होता है तो उसमें क्या होता है? सबस्ट्रेट चेंज होता है किसमें? प्रोडक्ट में। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जब कोई रिएक्शन होता है विदाउट एंजाइम तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? बहुत ज्यादा है। और जब यही सबस्ट्रेट किसी एंजाइम की उपस्थिति में होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? घट जाती है। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, सबस्ट्रेट यहाँ कितना किलो कैलोरी था? 100। और जब सबसे फास्टेस्ट ऑप्टिमम कंडीशन पहुंचा तो यहाँ कितनी कैलोरी है? 150 किलो कैलोरी।
तो ये जो दिखाया ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इधर देखिए, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, बाइंड किया, क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ कि नहीं हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट से जहां बाइंड कर रहा है कैटालिटिक साइड पे, वो क्या हुआ, उसका ट्रांजिशन स्टेट हुआ ना। नहीं समझ में आया, ये एंजाइम है, सॉरी, ये एंजाइम है, उसका ये कैटालिटिक साइट है। अब यहां जाके इस कैटालिटिक साइट पे कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट आके बाइंड कर गया, ठीक है ना। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जब बाइंड किया तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। अभी प्रोडक्ट में नहीं बदला, सबस्ट्रेट, एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट को किसमें बदल देना, प्रोडक्ट में। ये शुरुआत था, ये लास्ट का है, इसको क्या करना है, बदलना है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है इसमें एक चीज दूसरे चीज में चेंज हो रही हो, बीच की अवस्था, ठीक है। कहते हैं आप क्लास 1 से पढ़ना शुरू किए, ये 11-12 ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये बढ़िया पढ़ लिए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। और इसी में अगर घूमे टहले खेले कूदे या फिर नहीं पढ़े सोए तो फिर आगे बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी है। तो वही कह रहा, सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है, ये ऊपर जब ऑप्टिमम कंडीशन यहां पहुंचा तो कौन सा स्टेट करा है, ट्रांजिशन स्टेट। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट पे, ठीक है, एनर्जी लोएस्ट होती है या किस स्टेट पे एनर्जी हाईएस्ट होती है, बोलिए। एनर्जी इस रिएक्शन में हाईएस्ट कहां है, हाँ, कहां पे, 150 किलो कैलोरी है, एनर्जी हाईएस्ट कहां है, ट्रांजिशन स्टेट पे। इसीलिए इसको क्या कहा गया, अनस्टेबल। जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या चीज होता है, वो प्रोडक्ट क्या होता है, वो पदार्थ क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एक छोटा बच्चा देखिए है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, इसीलिए हमेशा वो, अभी कहिए उसको स्थिर खड़े रहो, तब पर भी कुछ ना कुछ बदमाशी करता रहेगा, वो स्थिर खड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। और कोई बड़ा आदमी है, उसको कहिए तो घंटों खड़ा रह जाएगा, क्योंकि क्या है, एनर्जी अब खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या है, अनस्टेबल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एंजाइम काइनेटिक्स में कौन से स्टेट पे हाई एनर्जी होती है, ट्रांजिशन स्टेट पे। एंजाइम काइनेटिक्स में किस स्टेट, कौन सा स्टेट अनस्टेबल होता है, और सबसे कम एनर्जी कहां होगी, प्रोडक्ट में। और सबसे स्टेबल क्या होगा, अब समझ में आ गया ना, सबसे स्टेबल होगा ये। तो चलिए लिखिए, लिखिए, एंजाइम बाइंड्स विथ सबस्ट्रेट, एंजाइम बाइंड्स विथ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, to form enzyme substrate complex, enzyme substrate complex. Further, substrate change into product, further substrate change into product, substrate change into product and enzyme released, substrate change into product and enzyme released. And enzyme released. अगला पॉइंट लिखिए, in above reaction, if reaction occur without enzyme, if reaction occur without, above reaction छोड़ दिया, if reaction occur without enzyme, if reaction occur without enzyme, then activation energy, if reaction occur without enzyme, then activation energy is very high. If reaction occur without enzyme, activation energy is very high.
इफ रिएक्शन अकर विदाउट एंजाइम देन एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, बट if reaction occur in presence of enzyme, then activation energy become decreases, इस तरह एक बार नीचे लिख लीजिए, एंजाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। जब एंजाइम रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, घट जाएगी। हो गया, हो गया इतना। चलिए अगला आ जाइए, इतना समझ में आ गया? आ रहा बेटा? इधर आगे आ रहा? इसमें बस मेन यही है, एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। आ रहा कुछ समझ में बेटा? पहला दिन है आप लोग का। चलिए अगला आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्शन को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं? दूसरा क्या है, टेम्परेचर। तीसरा क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यही चीज, तीन चीज दिया है एनसीईआरटी, पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो क्या करते हैं, फैक्टर को अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक इन्वर्टर भी दिया, अभी इन्वर्टर अलग से बता देंगे, ठीक है ना, या लिख दें इन्वर्टर। तो लिख लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन और फॉलोइंग टाइप। रुक जाइए एक सेकंड और पढ़ा दे डिटेल, तब लिखिए ना, और थोड़ा समझ लीजिए। प्रभावित क्या करते हैं, पीएच करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, सबस्ट्रेट करते हैं, कंसंट्रेशन और इन्वर्टर। पीएच कैसे प्रभावित करता है, पीएच एंजाइम के एक्शन को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, इधर देखिए, इधर कोई भी एंजाइम है, ठीक है, उसमें तीन कंडीशन होते हैं। जब काम करता है तो उसमें कितने कंडीशन होते हैं, तीन। तीन कार्डिनल पॉइंट कहा गया है। इसको कहा गया है मिनिमम, इसको कहा गया है मैक्सिमम, और इसको क्या कहा गया है, ऑप्टिमम। तीन कार्डिनल पॉइंट होते हैं, तीन पॉइंट होते हैं, एक मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है, एक ऑप्टिमम होता है। यहां मैक्सिमम एंजाइम का एक्शन होता है। सुटेबल कंडीशन यही है, मैक्सिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन और एक ऑप्टिमम। तीन कंडीशन होती है जिसपे एंजाइम काम करते हैं। मान ले पीएच है, ठीक है, तो पीएच क्या होगा, हर एंजाइम का एक सुटेबल पीएच होगा। जैसे पेप्सिन को हम देखें, कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। पेप्सिन कितने पीएच पे काम करता है, हाँ, 6। और कौन बताएगा? पेप्सिन किस चीज का पाचन करता है, डाइजेशन किस चीज का करता है, हाँ,
2 से 3 pH होता है पेप्सिन का, 2 से 3 pH पे। इधर इधर सुटेबल pH क्या है? 2 से 3। अगर मान लीजिए 1 pH कर दिया जाए तो पेप्सिन काम करेगा? pH कम कर दे तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। यदि pH बढ़ा दें, 4 कर दे तो पेप्सिन काम करेगा? नहीं करेगा। पेप्सिन का सुटेबल या ऑप्टिमम pH क्या है? 2 से 3। अब समझ में आ गया? कोई भी एंजाइम है तो उसका एक स्पेसिफिक या एक ऑप्टिमम pH होगा, उस पे काम करेगा। अगर उस pH से नीचे है तब पर भी उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी, उससे ज्यादा है तब पर भी एक्टिविटी रुकी रहेगी, काम नहीं करना। मिनिमम पे काम करेगा ना मैक्सिमम पे, जो इसका ऑप्टिमम कंडीशन उसी पे ये काम करेगा। अब समझ में आ गया? इसी तरह टेम्परेचर को देख लीजिए, यहां लिख सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे ही टेम्परेचर का देख लीजिए, इधर क्या हो जाएगा? एंजाइम एक्टिविटी। इसमें भी यही होगा। पूछता है कैसा ग्राफ बनता है? बेल शेप। एक निश्चित पीएच पे भी एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। सुटेबल पीएच क्या होता है एंजाइम का? सुटेबल पीएच क्या होता है? ऑप्टिमम पीएच कितना होता है? हाँ, कितना? मारे रहिए, कुछ ना कुछ बैठेगा ही। जैसे 6 बता दिए तो बार तब घट गया। हाँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर कितना मानेगा है? पीछे पीछे सुटेबल टेम्परेचर कितना होगा? कोई भी एंजाइम जो काम करता है, सुटेबल टेम्परेचर जो माना जाएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड सुटेबल, ठीक है। और बढ़ा सकते हैं तो 20 से 30 कर सकते हैं। अगर इससे कम करेंगे टेम्परेचर, मान लीजिए 10 कर दें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एंजाइम एक्टिविटी रुक जाएगी। इधर देखिए, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? रुक जाएगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए, 25 की जगह हम कर दिए 45 कर दिए, तब क्या होगा? एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? एक सुटेबल या ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? चलिए 2 लिखिए, तब फिर आगे और आए। अगला पॉइंट लिखिए। हेडिंग क्या डाले हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। पूछा आता है कि आप पीएच का, वो एंजाइम एक्शन में पीएच का ग्राफ कैसा होगा? बेल शेप। टेम्परेचर ग्राफ कैसा होगा? बेल शेप, ठीक है। किस पीएच पे काम करेगा? ऑप्टिमम पीएच। किस टेम्परेचर काम करेगा? ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर, ठीक है ना। चलिए लिखिए, फॉलोइंग फैक्टर्स। हर एंजाइम के लिए अलग अलग होता है बेटा, ठीक है ना, हर एंजाइम के लिए अलग। अब वो लाइव वो क्या कहते हैं, सलेवरी एमाइलेज देखेंगे तो उसका कितना है? 6.8। सबका अलग अलग होता है ना, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। चलिए चलिए क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्शन। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्शन। उतार दिए चारों। पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर्स। पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और चौथा कर दिए इनहिबिटर्स। कल कहां थे गायब? कल कल वेट हो गया। पहला आइडिया निकालिए, पीएच। एंजाइम वर्क्स एट सुटेबल पीएच। ORR, ऑप्टिमम पीएच। सुटेबल पीएच
या ऑप्टिमम पीएच। विथ इंक्रीज और डिक्रीज, with increase or decrease pH, with increase or decrease pH, enzyme activity inhibited, with increase or decrease pH, enzyme activity inhibited, with increase or decrease pH, enzyme activity inhibited। ये वाला फिगर बना लीजिएगा। एक पे नहीं, चार पे भी काम नहीं करेगा। और सब लड़के आए थे, सब कहाँ गए? भाग गए? का खत्म? काहे ऐसा? चलिए, हो गया, पीछे हो गया सबका। हो गया बेटा इधर। चलिए अगला हेडिंग है टेम्परेचर। लिखिए, ऑल एंजाइम वर्क्स एट सुटेबल टेम्परेचर। ऑल एंजाइम वर्क्स एट सुटेबल टेम्परेचर with minimum temperature, with minimum temperature या लो, ब्रैकेट में कहिए लो टेम्परेचर, मिनिमम की जगह लो शब्द ज्यादा सही है। विथ लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी, with low temperature enzyme activity inhibited, low temperature enzyme activity inhibited at high temperature, at high temperature at high temperature enzyme is denatured, enzyme is denatured, denatured नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अगला लिखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये फिगर बना लीजिए। ये वाला बना लीजिए। हो गया? बन गया बेटा? चलिए अगला आइए। अगला क्या था इसमें?
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा एक चीज ये बताइए, पीछे पीछे इधर, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम एक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पीछे इधर, पीछे बताइए। तब इधर भी नहीं देख रहे हैं, बताएंगे भी नहीं। हाँ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, एंजाइम एक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना आसान आसान चीज, आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग तो पढ़े हुए हैं। हाँ क्या क्या कम पूछा, क्या कर रही है? एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं? कॉन्सेप्ट आइए रटिए ना, कॉन्सेप्ट बेसिक जानिए, बार बार इधर देखिए। रटने ना काम करिए। यही एंजाइम है ना, ये इसका क्या है? एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट वो स्थान होता है जहां पे एंजाइम जाके बाइंड करता है। यहां बाइंड करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मान लीजिए यही सबस्ट्रेट है, यही सबस्ट्रेट है, ये आके बाइंड कर गया, ये आके बाइंड कर गया। अब बाइंड कर गया तो उसके बाद लगातार हम कितना भी सबस्ट्रेट डाल दें, एक्टिविटी बढ़ेगी। लगातार हम कितना भी सबस्ट्रेट डालें, बढ़ाते जाएं, अब एक्टिविटी बढ़ेगी जब तक ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? आप भूखे हैं, आपकी एक सीमा है, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी, उसके बाद लाके पूरा भगोना रख दिया जाए, रोटी वाला पूरा जो बर्तन है उसको लाके रख दिया जाए, आप खा पाएंगे? एक बार तो तेजी, भूखे तेजी से खाएंगे, उसके बाद फिर ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या खाएंगे, शांत हो जाएंगे। एक बार बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। जब कैटालिटिक साइड भर गया तो धीरे धीरे क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आप बढ़ाते जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ये रिएक्शन क्या होगा? हाइपरबोला। ये मैक्सिमम है स्पीड, वेलोसिटी मैक्सिमम, और यहां वेलोसिटी क्या होगी? आधा मान ले, ऊपर थोड़ा और बनाना था, ऊपर हाफ बी मैक्स। चलिए यही बना लीजिए, जरा बना लीजिए रिएक्शन ये वाला। एक सेकंड, एक सेकंड। कांस्टेंट, हाँ ये बनाइए, अब बोलिए। हाँ, शुरुआत में कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ेगा, हाँ, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, तो बढ़ा, तो बढ़ा। तो मैं भी तो शुरू में ही कहा कि बढ़ेगा, फिर उसके बाद नहीं फर्क पड़ेगा। तो हम कहाँ आपको गलत कहे ना, हम तो शांत रहे ना। अभी आपको हम पहले कहा देते तो और लोग कब बोलते? ठीक, सबका सुनेंगे ना, एक आदमी थोड़े सुनेंगे हम। पहले उत्तर दे देंगे तो फिर कैसे उत्तर आएगा सबसे? इधर देखिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाए, रिएक्शन बढ़ा। इधर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी।
बेटा इधर देखो, इधर बताओ क्या दिक्कत है। बन गया? बन गया? बन गया सबका? इधर देखिए, फिर से समझ लीजिए। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, यही सबस्ट्रेट आ रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी, सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा ना, हम तो एक साथ लाके रख दिए, एक साथ नहीं रख रहा था, इस तरह रखना था। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। जब सारे सबस्ट्रेट लगभग लगभग फुल कर लिए किसको? एक्टिव साइट को। अब कितना भी सबस्ट्रेट हम बढ़ाते जाए, अब क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा कि कांस्टेंट हो जाएगा? कहने का मतलब यही था, धीरे धीरे जब बढ़ रहा था, एक्टिव साइट पूरा नहीं बढ़ा था, बाइंड किया था, तब तक क्या था? स्पीड बढ़ा, और जब पूरा फुल हो गया तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो लिखिए, विथ इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, विथ इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, with increasing substrate concentration, enzyme activity increases, enzyme activity increases, enzyme activity increases, but when all active site, when all active site is binds with substrate, when all active site, yeah, when active sites binds with substrate, enzyme activity become constant. When active sites binds with substrate, enzyme activity become constant. When enzyme binds with substrate, enzyme activity become constant. फिगर बन गया है ना? अच्छा, यहां Km क्या होता है? एनसीईआरटी देखेंगे नहीं? क्या होता Km? ये जो रिएक्शन दिया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, उसे एक साइंटिस्ट दिए थे, ठीक है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, माइकलिस मेंटन ने दिया। तो Km क्या है? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट वो है, ठीक है ना? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का ये है, ठीक है। चलिए लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट कर दिए, इनहिबिटर। इनहिबिटर इनहिबिटर्स क्या होता है? ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? चेक कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इनहिबिटर। लिखिए, इनहिबिटर्स आर केमिकल कंपाउंड, इनहिबिटर्स आर केमिकल कंपाउंड which check the activity of enzyme. Inhibitors are chemical compound, inhibitors are chemical compound which check the activity of enzyme. Inhibitors are chemical compound which check the activity of enzyme. आपके यहां कोर्स में एक है, कौन सा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिशन, इसी को हेडिंग डालिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे जरूर आता है। अगर एंजाइम से आया तो क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से।
क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? देखिए इधर देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, बहुत आसान है। ये एंजाइम है, इसका एक्टिव साइट है, ठीक है ना, और ये सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब क्या हुआ, कंपटीशन करना, आपको नीट बीट करना है, नीट कंपटीशन निकालना है। तो आपस में कंपटीशन हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। ही अगल बगल बैठने वाला ही एक दूसरे को नहीं बताएगा कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बताते हैं लोग, अगर बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बताते नहीं लोग कि हम रात भर जग के पढ़े क्या किए, ठीक है। और घूमने वाले तो बताएंगे, क्या घूम के हमारा, चलो तुम्हें भी घुमा लाएं, वो तो बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है दोनों सेम है, देखने में दोनों क्या है, सेम सेम साइज, सेम एकदम सेम है। हम तो कलर थोड़ा सा चेंज कर दिए, लेकिन दोनों सेम है। तो दोनों के पास कैपेबिलिटी, क्षमता है कि यहाँ एक एक्टिव साइट से आके बाइंड कर जाए, ठीक है। तो जब इस तरह का इनहिबिटर होता है, इसमें इनहिबिटर सबस्ट्रेट के समान हो और आके कहां बाइंड करे, एक्टिव साइट के। इस प्रकार के इनहिबिशन क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वह इनहिबिशन होता है जिसमें इनहिबिटर सबस्ट्रेट के समान सिमिलरिटी शो करता है और आके कहां बाइंड कर जाता है, एक्टिव साइट पे, और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, रोक देगा। ये ऐसे रहेंगे और ये आके क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी। अब एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, रुक गई, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं किया। तो इस तरह का इनहिबिशन को क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समझ में आ गया, चलिए लिखिए। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सबस्ट्रेट इनहिबिटर सोज सिमिलरिटी विथ सबस्ट्रेट, अंडरलाइन करिएगा, इनहिबिटर सोज सिमिलरिटी विथ सबस्ट्रेट। इनहिबिटर सोज सिमिलरिटी विथ सबस्ट्रेट and binds with active site of enzyme, and binds with active site of enzyme and check the activity of enzyme, and check the activity of enzyme। बना लीजिए फिगर। इसका एग्जाम्पल पूछा आता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है, माइलोनेट, सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है सल्फा ड्रग,
अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो ये दोनों क्वेश्चन मिला होगा, एंजाइम पे क्वेश्चन लगाए होंगे, दोनों मिला होगा ऑप्शन। अब इसको लिखिएगा ना, पहले इतना उतार लीजिए, बना लीजिए। हाँ, बता रहा हूँ, रुकिए रुकिए, एकदम बता हो गया, बन के बेटा जल्दी करो। हाँ, ना अरे ठीक है पूछना, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, यूनि डायरेक्शनल नहीं। क्लास तभी मजा आता है जब दोनों तरफ से क्वेश्चन आवे, इधर से आंसर जाए, और एक डायरेक्शन खाली बोलते रहिए तो मजा नहीं आता है। इसीलिए हम पूछते हैं हर तरफ से, कहीं से बोले, आप लोग बोलिए थोड़ा सा, गलत बोले सही बोले सरल, वो क्या मतलब कहने का है कि आंसर गलत भी रहा है लेकिन वो बोले क्लास जीवंत बनी रहती है उससे, और नहीं तो फिर बैठ लेंगे लगेगा कितना परेशानी में आ गए हैं, जमाई लेंगे, यही जमाई ले लेते हैं, सामने एकदम जमाई लेते हैं ये बैठ के। चलिए बन गया सबका, बेटा जल्दी करो। अब देखिए इसमें एक एंजाइम माइलोनेट है, एक इन्हिबिटर क्या है, माइलोनेट। वो क्या करता है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाइंड, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज यहाँ, माइलोनेट यहाँ है, माइलोनेट इन्हिबिटर है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाइंड करने के पहले माइलोनेट आके बाइंड कर देता है, ठीक है ना। सल्फा ड्रग वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को रोकता है, सल्फा ड्रग जो दवाइयां बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए दिया जाता है, कौन से जाता है, सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग बाइंड के पहले ही कोई दूसरा बाइंड कर जाए, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या है, इन्हिबिटर के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा, पूछता है सल्फा ड्रग किस तरह का इन्हिबिटर है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। तो कैसा है, कॉम्पिटिटिव। माइलोनेट कैसा है, कॉम्पिटिटिव। फिर पूछता है माइलोनेट किस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। ये चीज जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट। तो चलिए लिखिए, माइलोनेट एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल करिए, फॉर एग्जाम्पल लिखिए, माइलोनेट एंड सल्फा ड्रग, माइलोनेट एंड सल्फा ड्रग is a example of competitive inhibitor. माइलोनेट सल्फा ड्रग अंडरलाइन करिएगा, is a example of competitive inhibitor. Example of competitive inhibitor. हो गया, अगला पॉइंट लिखिए, माइलोनेट inhibit the activity of, माइलोनेट check the activity of, माइलोनेट check the activity of सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, माइलोनेट check the activity of सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, माइलोनेट check the activity of सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। एंड सल्फा ड्रग, अगला पॉइंट, सल्फा ड्रग चेक बैक्टीरियल एक्टिविटी, सल्फा ड्रग चेक बैक्टीरियल एक्टिविटी। चलिए अगला आ जाइए, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर, एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें भी,
इधर देखिए, सबस्ट्रेट तो आके यहां बाइंड कर जाएगा, लेकिन इनहिबिटर कहां बाइंड करेगा? एलोस्टेरिक साइड पे। कहां बाइंड करेगा? एलोस्टेरिक साइड पे। ये इनहिबिटर है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? कंपटीशन ना हो, एक्टिव साइड के लिए कंपटीशन नहीं होता, सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा एक्टिव साइड पे, लेकिन इनहिबिटर क्या करेगा? किसी दूसरे स्थान पे बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद एंजाइम का शेप क्या हो जाएगा? एक्टिव साइड का चेंज हो जाएगा। एंजाइम का एक्टिव साइड का शेप चेंज हो जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो एक्टिविटी रुक जाएगी। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या? नॉन कॉम्पिटिटिव में हमेशा इनहिबिटर एक्टिव साइड पे ना बाइंड करके अन्यत्र बाइंड करेगा, और इसका शेप चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, शेप एंजाइम का किसका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो लिख लीजिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इन सच टाइप इनहिबिशन, इन सच टाइप इनहिबिशन, in such type inhibition, substrate bind with active site, substrate bind with active site, and inhibitor binds other site of enzyme, and inhibitor binds other site of enzyme, and inhibitor binds other site of इंजाइम। ब्रैकेट में लिख दीजिए किस साइड पे बाइंड किया था? इनहिबिटर बेटा कहां बाइंड किया था? एलोस्टेरिक साइड। ब्रैकेट में लिख दीजिए एलोस्टेरिक साइड, एलोस्टेरिक साइड। एंड शेप ऑफ enzyme become change, and shape of enzyme become change. बना लीजिए। जितना पढ़ा जाए इतना यहाँ पे इतना ही पढ़ लीजिए आप, तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। एग्जाम्पल इसको ये नॉन कॉम्पिटिटिव है भी नहीं, कभी मान ले घूम के पूछ लिया तो बस यही पूछता है किस इनहिबिटर में शेप चेंज हो जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव, या पूछता है नॉन कॉम्पिटिटिव में वो इनहिबिटर बाइंड कहां करता है? एलोस्टेरिक साइड। बस इतना ध्यान रखना है। अब बचा आपका इसमें क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। फिर बचेगा कोफैक्टर। आज ही खत्म हो जाए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अब एंजाइम न जाए, अभी बचेगा आपका न्यूक्लिक एसिड। बच गया। आप सोचे थे आज खत्म कर देंगे, आप सोचे थे खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। लंबा था, इसको ध्यान में थोड़ा सा लंबा है, समझाने में चित्र बनाने में समय लगता है। बेटा हो गया? स्पीड भी कम है आप लोग का। बन गया? हो गया सबका? चलिए अगला आ जाइए। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। देखिए, एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। कितने कैटेगरी पर क्लासिफाइड किया गया है? 6 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी है? पीछे
इससे काम नहीं चलेगा भैया, एग्जाम देंगे। इधर आगे बेटा आप लोग 6 कैटेगरी कौन कौन सी है कि तबिया खोलेंगे तब सब आ जाएगा। इधर देखिए, इधर उधर ना आइए, इधर देखिए। हो गया। एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। डिहाइड्रोजनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज, गलत हो रहा है। ट्रांसफेरेज, उतारते जाइए। हाइड्रोजिनेज, लाइज, आइसोमेरेज, लाइगेज। हाँ नोट कर लीजिए, 6 उतार लीजिए। कहीं शब्द एज लिख के आए, एएसई तो मतलब इंजाइम, ठीक है ना। ये सब रटा रहना चाहिए। हो गया। हाँ अब याद हो जाएगा, अब याद कर लेंगे, अब याद हो जाएगा। आज याद करा देंगे, ऐसा थोड़ा है कि कल के लिए छोड़ेंगे। ना तो इतना दिन से याद कर रहे फिर कहेंगे अब याद कर लेंगे। हो गया सबका। इधर देखिए, घर में सबके टीवी है, DTH। ये याद रखिएगा, LI, याद हो जाएगा ना, LIL, DTH LIL। अब LIL पता नहीं कौन सा चैनल है, DTH याद रहेगा ना। अब आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पूछता है इसमें किस नंबर पे लाइज एंजाइम है, चौथे नंबर पे। किस नंबर पे ट्रांसफरेज है, दूसरे नंबर पे। पूछता है, नंबरिंग पूछ लेता है। ये चीज ध्यान रखें, वैसे थोड़े नंबरिंग दी गई इसका, ठीक है। चलिए इधर देखिए, डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसमें क्या होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होता है, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन होता है, ठीक है। ट्रांसफरेज में क्या होगा, देखिए इधर, जैसे मान ले ए है, ये रिड्यूस्ड है, ये बी है, कोई रिएक्शन है, बाद में ए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, और बी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना, हो गया। केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग। दूसरा देखिए, ट्रांसफरेज, इस पे कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए फास्फेट है, इस पे ट्रांसफर हो गया बी पर, तो हो गया क्या, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसफरेज। अगला है हाइड्रोजनेज। हाइड्रोजनेज में क्या होता है, टूटता है पदार्थ, हाइड्रोलिसिस होता है। अभी आप पढ़े पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस हुआ, ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलिसिस हुआ, 3 वाटर निकला था। तो ये सब क्या है, किसमें आएगा, इसमें हाइड्रोजनेज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस।
क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस। अगला लाइज। लाइज क्या करता है? लाइज क्या करता है? इंपॉर्टेंट है। विदाउट यूज ऑफ वाटर। क्या विदाउट यूज ऑफ वाटर ब्रेक करेगा और क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। बना दिया डबल बॉन्ड ना, लाइज, विदाउट यूज ऑफ वाटर। अगला है आइसोमेरेज। क्या करेगा? आइसोमेराइजेशन। अगला है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? लाइगेज क्या करता है? अरे बाप रे बाप, हम तो सोचे कि हाँ लिए रहे जमाई, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा हमें भी। लाइगेज ये सब आंख मूंद के रटा रहना चाहिए। आंख मूंद कितना बढ़िया जेंटिस्ट बता देंगे आप लोगों को मॉलिक्यूलर कि कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में। लाइगेज, लाइगेशन। लाइगेशन मतलब जोड़ना। डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं 1000 न्यूक्लियोटाइड्स वापस में जुड़ते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। सब रटा होना चाहिए, मतलब रटा मतलब दिमाग में ऐसा बैठना चाहिए कि हमेशा आ जाए। डीएनए लाइगेज क्या करता है? लाइगेशन काम। इसको लिखवा दे पूरा कि उतार लेंगे इतना। हाँ बोलिए, बस ऐसे उतार दीजिए। अब यही पूछेगा, कहां पूछेगा? अब ऐसे मजाक तो ना करिए, ठीक है? बात हमारी ना दोहराइए, ठीक है ना? अभी सुनिए, बात दोहराइए ना। अभी आप हमारे सामने पैदा हुए हैं, तो बस जबान उतना ही निकालिए इतना चल सके। हम आपका सम्मान करें, सम्मान होना चाहिए, ठीक है? बात ना दोहराइए। अभी हम पहुंचते बहुत समय लगेगा, तब हम समझेंगे। खेल खेल में मजाक में बहुत कुछ चल जाएगा, लेकिन एक बार जब सोचेंगे ना तब याद आएगा। चलिए, लाइज में लिख लीजिए, यहां पे एक पॉइंट लिख दीजिएगा, नो यूज ऑफ वाटर। डबल बॉन्ड फॉर्म। आप जहां जिस कॉलेज से निकले हैं उस कॉलेज से एक बार प्रिंसिपल साहब से पूछिएगा। टीचर सलाह टीचर से ना पूछिएगा, प्रिंसिपल साहब से पूछिएगा कि आप किससे मजाक करते हैं, तब वो बता देंगे हाँ किससे मजाक कर रहे, कैसा कर रहे हैं। हाँ चलिए, हाँ क्या चीज? आइसोमेराइज मतलब आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन पढ़े होंगे ना, सेम स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री पढ़े आइसोमेराइजेशन की नहीं? आ गया यहाँ पढ़े कि नहीं आप लोग? बता दीजिए आइसोमेराइजेशन क्या है, बता दिए। बस समझ रहे हैं ना? फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आइसोमेराइजेशन, आइसोमर, ये दाहिना ये बायां हाथ अलग अलग है लेकिन दोनों क्या है? हो गया ना? चलिए, उतर गया, हो गया। जल्दी करिए, जल्दी करिए। फोनवा कल हम फोन किए थे, सो रहे थे। हाँ अच्छा, और कौन किया था? 9:30 बजे 10 बजे दिन में? याद कहाँ रहेगा जब नींद में है तो? और क्या? हाँ और क्या, जब सो रहे थे। साढ़े 9 बजे 10 बजे किए थे, सो रहे थे, बाहर थे दिमाग से। चलिए हो गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम इन लोगों को बताए थे, फोन किए थे, उनका फोन उठा, उनका पता नहीं क्या बोल रहे, समझा नहीं आए। हो गया बेटा, हो गया। जल्दी करिए, एक हेडिंग और बची है,
वो भी हो जाए 5 मिनट उतार। जल्दी करिए जल्दी करिए, हो गया बेटा। चलिए अगला आ जाइए, लास्ट हेडिंग इसमें कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स पता नहीं, हम बता नहीं पाएंगे। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स ऐसे कंपाउंड हैं जो इंजाइमेटिक रिएक्शन के स्पीड को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो लिखिए कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स आर दो सबस्टेंस, कोफैक्टर्स आर दो सबस्टेंस which increases the speed of enzymatic reaction, which increases the speed of enzymatic reaction। एक चीज पूछता है आप लोग से, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम को देखें तो ये 2 पार्ट का बना होता है, एपो एंजाइम और किसका? प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो होता है वो कैसा होता है? प्रोटीन पार्ट। ये क्या है? प्रोटीन पार्ट होता है। और कोफैक्टर क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। जरा इसको भी उतारिए। पूछ लेता है एपो एंजाइम कैसा है? प्रोटीन पार्ट की नॉन प्रोटीन पार्ट? कोफैक्टर कैसा है? नॉन प्रोटीन पार्ट। हो गया? जल्दी उतारिए। हो गया सबका? चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। कोफैक्टर्स आर 3 टाइप्स। कोफैक्टर्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट, मेड अप ऑफ 3 यूनिट कर दिए। कोफैक्टर्स आर मेड अप ऑफ 3 यूनिट। मेटल्स कर दिए। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल्स। अब इधर देखिए, इसको समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पहला आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर के 3 यूनिट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या मेटल। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है बेटा, इधर इधर देखिए, लिखिए ना इधर, अब लिखिए ना, अब देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो एंजाइम से टाइटली बाइंड होता है। तो पूछता है कौन सा ग्रुप एंजाइम से टाइटली बाइंड होता है? बेटा लिखो ना, लिखो ना, टाइटली बाइंड कौन सा होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे नाम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है, ये क्या है?
हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया है परऑक्सीडेज और कैटालेज, दो एंजाइम ऐसे हैं, इनका भी प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? हीम है। हीम की स्पेलिंग HEAM है ना। प्रोस्थेटिक और कैटालेज जो एंजाइम है, कैटालेज, इसका भी क्या है? हीम। ठीक है, चलिए लिख दीजिए, लिखिए। तीन यूनिट लिखे ना। पहला लिखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें लिखिए टाइटली बाइंड्स विथ एंजाइम, अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। टाइटली बाइंड्स विथ एंजाइम, टाइटली बाइंड्स विथ एंजाइम। अगला फॉर एग्जाम्पल हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। अगला करिए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज इज हीम, इज हीम। हो गया? हाँ हाँ हाँ, बाइंड करता है हीम के क्या कहते हैं, दो बाइंड, दो यून होते हैं, क्या कहते हैं उसके, पेप्टाइड ग्रुप होते हैं, दो पेप्टाइड चेन होते हैं, दो अल्फा दो बीटा, और बाइंड करता है ऑक्सीजन से। ठीक है, बैठिए। चलिए, हो गया, ये हो गया इतना। अगला ये कोएंजाइम, कोएंजाइम हेडिंग डालिए। इसमें लिखिए लूजली बाइंड विथ एंजाइम या टेम्पोरली बाइंड विथ एंजाइम, टेम्पोररी बाइंड्स विथ एंजाइम या लूजली बाइंड्स विथ एंजाइम। कोएंजाइम मोस्टली विटामिन होते हैं। लूजली बाइंड्स विथ एंजाइम, अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिखिए कोएंजाइम्स आर मोस्टली विटामिन्स। फॉर एग्जांपल चले, इसका साइंटिस्ट नाम बताए, साइंटिफिक। B1 का साइंटिफिक नाम थायमिन। इसमें कोएंजाइम कौन सा होगा? TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। B2 का राइबोफ्लेविन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? लिख लीजिए FAD। B3 का क्या होगा? नियासिन। इसका क्या होगा? NAD। NAD NADP जब लिखते नियासिन लिख रहा है तो NAD, ठीक है, नियासिन वो भी NAD NADP एक चीज है, फास्फेट ग्रुप जुड़ गया, NADP हो गया। ठीक है ना, हो गया इतना, उतार लीजिए। विटामिन B1 का कोई थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, ये नियासिन हो गया। बहुत सारे मेटल होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जैसे जिंक किस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पेप्टाइडेज नहीं।
चलिए, ये विटामिन तर गया। अब रीडिंग मेटल्स आयन, मेटल्स हो गया। इसमें लिखिए मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, जितने भी वो मैक्सिमम ये ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं उसमें जो एंजाइम है उसमें मैग्नीशियम प्ले करता है रोल। जिंक, मैग्नीशियम, ETC is used to increase metabolic activity, is used to increase catabolic activity of enzyme, is used to increase catabolic activity of enzyme। हो गया, ये समाप्त हो गया आपका। अब बचा आपका क्या, न्यूक्लिक एसिड। कल क्वेश्चन लगा के आइए न्यूक्लिक एसिड और खत्म करेंगे और उस पर क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ लीजिए, टेस्ट में आप ऐड भी होगा ये, इसमें नहीं अगले में, कि ऐड करा दे इसी में, इसमें रहने